हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPS 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। A. Political economy approach to development in India. B. Gender and development in India. Question explanation. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच समझाकर बताना है कि इंडिया के डेवलपमेंट को इस अप्रोच से कैसे समझाया जा सकता है। दूसरे पार्ट में हमें जेंडर और डेवलपमेंट के कनेक्शन को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि जेंडर इनइक्वालिटी डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया के डेवलपमेंट को समझने के लिए अलग अलग अप्रोचेस यूज की गई हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन थियरी, डिपेंडेंसी थियरी और पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच फोकस करती है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के रिलेशंस पर। इसी तरह जेंडर और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताता है कि अनइक्वल जेंडर रिलेशंस डेवलपमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। दोनों पर्सपेक्टिव्स हमें इंडिया के डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल चैलेंजेस को समझने में मदद करते हैं। मेन बॉडी। ए. पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू डेवलपमेंट इन इंडिया। मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच के रिलेशंस का स्टडी। ये अप्रोच कहती है कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, बल्कि पावर रिलेशंस और स्टेट के डिसीजंस का रिजल्ट है। एप्लीकेशन टू इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की जहां स्टेट सेंट्रल रोल में था। लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन और लिबरलाइजेशन जैसे स्टेप्स को समझने के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच यूजफुल है। फीचर्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। डेवलपमेंट के बेनिफिट्स कास्ट और क्लास के हिसाब से अलग अलग मिले। स्टेट के पॉलिसीज अक्सर डोमिनेंट क्लासेस और एलीट्स के फेवर में रही। 1990 की लिबरलाइजेशन एक पॉलिटिकल डिसीजन था जो ग्लोबलाइजेशन और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ड्रिवन था। रेलेवेंस। ये अप्रोच दिखाती है कि पॉलिटिक्स को इग्नोर करके डेवलपमेंट को समझना इनकम्प्लीट है। ये इनइक्वालिटीज और पावर स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती है। बी. जेंडर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। मीनिंग एंड एवोल्यूशन। जेंडर एंड डेवलपमेंट GAD एक नया पर्सपेक्टिव था जो विमेन इन डेवलपमेंट WID से अलग था। ये कहता है कि सिर्फ वीमेन को टारगेट करना काफी नहीं, बल्कि जेंडर रिलेशंस को समझना जरूरी है। जेंडर एंड इंडियन डेवलपमेंट। पेट्रियार्कल नॉर्म्स की वजह से वीमेन की वर्कफोर्स और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन लिमिटेड रही है। विमेन का अनपेड वर्क, जैसे घर और खेती में, पॉलिसीज में अक्सर इग्नोर होता है। इक्वालिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होने के बावजूद लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट और वेजेस में गैप है। पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ SHG और पंचायत रिजर्वेशन विमेन एम्पावरमेंट के लिए लाई गई। UNDP के जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू इंडिया का प्रोग्रेस मेजर किया जाता है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जेंडर वायलेंस, वेज गैप और डिसीजन मेकिंग में कम रिप्रेजेंटेशन अभी भी बड़ी चैलेंजेस है। लेकिन फीमेल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ने से पॉजिटिव ट्रेंड्स भी है। कंक्लूजन। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच हमें बताती है कि डेवलपमेंट हमेशा पॉलिटिक्स, स्टेट और मार्केट के इंटरैक्शंस का रिजल्ट होता है। जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच हमें याद दिलाती है कि बिना जेंडर इक्वालिटी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। दोनों पर्सपेक्टिव्स इंडिया के डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को समझने में बैलेंस और डेप्थ देते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the evolution of concept of sustainable development and the role of international agencies in protection of environment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, शुरू से लेकर SDG तक। दूसरा पार्ट पूछता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे UN, UNEP, वर्ल्ड बैंक, IMF, NGO ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल प्ले किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को बैलेंस करता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली ब्रंटलैंड रिपोर्ट
1987 से, जिसमें कहा गया कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो आज की नीड्स को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशंस की जरूरत को कॉम्प्रोमाइज किए। यह आइडिया धीरे धीरे इंटरनेशनल समिट्स, अग्रीमेंट्स और एजेंसीज के थ्रू ग्लोबल एजेंडा बन गया। मेन बॉडी ए एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शुरुआती चिंता 1960 to 1970। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पॉल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन का इशू सामने आया। क्लब ऑफ रोम 1972। लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट ने बताया कि अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को ऑफिशियली कनेक्ट किया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को पॉपुलर बनाया। इंटरजेनरेशनल इक्विटी और एनवायरनमेंटल जस्टिस पर फोकस किया। 1992 रियो अर्थ समिट, एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। प्रिंसिपल्स जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंट्रोड्यूस हुए। 2002 जोहानिसबर्ग एंड 2012 रियो +20 पॉवर्टी रिडक्शन और ह्यूमन वेलबीइंग को सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक किया। रियो +20 ने एसडीजी का आइडिया दिया। 2015 आज तक एसडीजी ईरा 17 एसडीजी 2015 to 2030 को अडॉप्ट किया गया। गोल्स में क्लाइमेट एक्शन, क्लीन एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन ETC शामिल है। बी इंटरनेशनल एजेंसीज का रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। UN और UNEP। UNEP ग्लोबल एनवायरमेंटल एक्शन कोऑर्डिनेट करता है। मेजर समिट्स स्टॉकहोम, रियो, जोहानिसबर्ग, पेरिस एग्रीमेंट 2015 ऑर्गेनाइज किए। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन पर ट्रीटीज बनाए। वर्ल्ड बैंक एंड IMF ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट लोन्स के साथ एनवायरनमेंट सेफगार्ड्स लगाते हैं। WTO ट्रेड और एनवायरनमेंट के बीच लिंक्स एड्रेस करता है। इको फ्रेंडली ट्रेड को एनकरेज करता है। दूसरी एजेंसीज और NGO IPCC क्लाइमेट चेंज पर साइंटिफिक रिपोर्ट्स देता है। ग्रीन पीस, WWF, ऑक्सफैम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 ने सभी देशों को क्लाइमेट एक्शन के लिए कमिट किया। सी चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स। इंटरनेशनल एजेंसीज के पास एनफोर्समेंट पावर कम है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवाइड। फाइनेंस और कंप्लायंस की कमी। कंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एक छोटी एनवायरमेंटल कंसर्न से बढ़कर ग्लोबल फ्रेमवर्क बन गया है जो ग्रोथ, इक्विटी और इकोलॉजी को बैलेंस करता है। इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसको प्रमोट करने में बड़ी रोल प्ले किया है, नॉर्म्स सेट करना, फंडिंग देना और कोऑपरेशन बढ़ाना। लेकिन रियल सक्सेस तभी पॉसिबल है जब सब देश इक्वली कंट्रीब्यूट करें। आज के टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Describe the evolution of religious politics in India and its consequences. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में रिलीजियस पॉलिटिक्स कैसे डेवलप हुई। मतलब हमें दिखाना है कि हिस्ट्री से लेकर आज तक रिलीजन ने पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, जैसे सोशल रिफॉर्म्स, कम्युनल टेंशंस और डेमोक्रेसी पर इम्पैक्ट। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया एक मल्टी रिलीजियस देश है जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स हमेशा क्लोजली जुड़े रहे हैं। रिलीजियस पॉलिटिक्स का मतलब है जब रिलीजन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पॉलिसीज और वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आज के इलेक्शंस तक रिलीजन ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप किया है। इस आंसर में हम इसका इवोल्यूशन और कॉन्सिक्वेंसेस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी 1. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ब्रिटिश रूल के टाइम पर रिलीजन को पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाया गया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू अलग अलग कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। 1909 1935। कांग्रेस सेक्युलर नेशनलिज्म की बात करता था जबकि मुस्लिम लीग ने रिलीजियस आइडेंटिटी पर पॉलिटिक्स किया। 1940 के बाद पाकिस्तान की डिमांड और 1947 का पार्टीशन रिलीजियस पॉलिटिक्स का क्लाइमैक्स था। कॉन्सिक्वेंस, इसने कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ाया और पार्टीशन के वक्त बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस हुआ। 2. पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 to 1980। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इक्वालिटी दी गई। नेहरू जैसे लीडर्स ने सेकुलरिज्म और साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट किया, लेकिन कम्युनल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स और पर्सनल लॉज जैसे इश्यूज ने रिलीजन को पॉलिटिक्स में बनाए रखा।
1980 में शाह बानो केस और अयोध्या मूवमेंट ने रिलीजियस पॉलिटिक्स को और इंटेंस कर दिया। कॉन्सिक्वेंस, सेक्युलर फ्रेमवर्क के बावजूद कम्युनल टेंशन्स बढ़ने लगे। 3. 1990 के बाद हिंदुत्व और कम्युनल मोबिलाइजेशन। 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एक टर्निंग पॉइंट था। हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने पॉलिटिकल स्पेस में ज्यादा जगह बनाए। बीजेपी, आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने हिंदू आइडेंटिटी को प्रमोट करके पॉलिटिक्स किया। राम जन्मभूमि मूवमेंट के टाइम से रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन और इलेक्शंस दोनों पर मेजर इम्पैक्ट पड़ा। कॉन्सिक्वेंस, कम्युनल राइट्स जैसे गुजरात 2002 और सेक्युलरिज्म वीएस मेजॉरिटेरियनिज्म का डिबेट ज्यादा स्ट्रांग हो गया। 4. कंटेम्पररी पीरियड और कॉन्सिक्वेंसेस। आज के टाइम में भी रिलीजन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, काउ प्रोटेक्शन, टेम्पल मॉस्क डिस्प्यूट्स जैसे मुद्दों पर डिबेट्स होती रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन्स में रिलीजियस सिंबलिज्म का इस्तेमाल करती है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, रिलीजियस रिफॉर्म्स को पुश मिला। एग्जाम्पल, विमेन्स एंट्री इन टेम्पल्स। माइनॉरिटी राइट्स और प्लूरलिज्म को प्रोटेक्शन मिलता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कम्युनल वायलेंस और इंटॉलरेंस बढ़ता है। सेक्युलर प्रिंसिपल्स वीक होते हैं और सोसाइटी पोलराइज होती है। कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट कम होता है। कंक्लूजन, इंडिया में रिलीजियस पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन हमेशा सेक्युलर आइडियल्स और कम्युनल मोबिलाइजेशन के बीच का स्ट्रगल रहा है। कभी कभी रिलीजन रिफॉर्म और एम्पावरमेंट का टूल बन जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसका मिसयूज कम्युनल वायलेंस और डिविजन्स क्रिएट करता है। डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए सेकुलर गवर्नेंस और रिलीजियस टॉलरेंस दोनों का बैलेंस जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 9. Briefly explain the economic reforms and liberalization and its consequences in the 1990. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बताना है, जिन्हें एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। हमें उनके रीजंस, फीचर्स और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को समझना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1990 की शुरुआत में इंडिया एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट हाई था और इंपोर्ट्स के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। इसी समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लॉन्च की। इस पॉलिसी का फोकस था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल। इस आंसर में हम इन रिफॉर्म्स के रीजंस, फीचर्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। 1991 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए बचे थे। गल्फ वॉर ने ऑयल प्राइसेस बढ़ा दिए और रेमिटेंसेस कम कर दिए। पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंसी और लाइसेंस राज ने ग्रोथ को रोक दिया था। इसलिए इकोनॉमी को खोलना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना जरूरी था। 2. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स। लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज खत्म, इंडस्ट्रीज पर रिस्ट्रिक्शंस कम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी इजी। प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज को नए सेक्टर्स में एंट्री। ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करना, एफडीआई लाना, डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करना। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बैंक्स को ऑटोनॉमी, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन और मॉडर्नाइजेशन। 3. रिफॉर्म्स के कॉन्सिक्वेंसेस। ए. पॉजिटिव असर, जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट हुई, खासकर आईटी, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और एफडीआई इनफ्लोज में तेजी आई। मिडिल क्लास एक्सपैंड हुआ, कंज्यूमर चॉइसेस बढ़े। प्राइवेट सेक्टर का रोल स्ट्रॉन्ग हुआ और इनएफिशिएंसी कम हुई। बी. नेगेटिव असर, रूरल अर्बन इनइक्वालिटी बढ़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर को उतना सपोर्ट नहीं मिला। जॉबलेस ग्रोथ हुई, जीडीपी तो बढ़ा पर एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं हुआ। ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंसी बढ़ गई, जिससे एक्सटर्नल शॉक्स का रिस्क भी बढ़ गया। 4. एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। आईटी सेक्टर का बूम, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे कंपनीज ग्लोबल लीडर्स बन गए। टेलीकॉम एंड ऑटो सेक्टर, ह्यूंडई, सुजुकी, वोडाफोन जैसे फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आए। डब्ल्यूटीओ मेंबरशिप 1995, इंडिया ग्लोबल ट्रेड में इंटीग्रेट हुआ, पर फॉर्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन का सामना करना पड़ा। कंक्लूजन, 1991 के रिफॉर्म्स इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट थे।
उन्होंने इंडिया को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से निकलकर एक फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी बना दिया। लेकिन इसका बेनिफिट अनइवन था, रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गए। मेरी ओपिनियन में रिफॉर्म्स जरूरी थे और उन्होंने लॉन्ग टर्म ग्रोथ दी, पर आगे चलकर इंक्लूसिव पॉलिसीज की भी जरूरत है ताकि सबको बराबर फायदा मिले। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Explain the ongoing debate on democracy and development in contemporary India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आज के इंडिया में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के बीच कैसी डिबेट चल रही है। हमें बताना होगा कि कुछ लोग डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जरिया मानते हैं, जबकि दूसरे लोग समझते हैं कि ज्यादा डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स को स्लो कर देती है। एग्जाम्पल्स और करंट पॉलिसीज का यूज करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों ही इंडिया के गवर्नेंस के दो मजबूत पिलर्स हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है पॉलिटिकल इक्वालिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी, जबकि डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस और लोगों की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करना। आज के इंडिया में डिबेट यह है कि क्या डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को स्ट्रांग बनाती है या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की वजह से डेवलपमेंट डिले हो जाता है। अमर्त्य सेन जैसे थिंकर्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रेशर्स रिफॉर्म्स को स्लो करते हैं। मेन बॉडी। 1. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अमर्त्य सेन का व्यू। डेवलपमेंट को फ्रीडम के रूप में समझाया गया है और डेमोक्रेसी लोगों को अपनी नीड्स एक्सप्रेस करने का मौका देती है। क्रिटिक्स का व्यू। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग स्लो कर देती है और रिफॉर्म्स एफिशिएंटली इंप्लीमेंट नहीं होते। डिफरेंट आइडियोलॉजीज। लिबरल थिंकर्स एफिशिएंसी और ग्रोथ को फोकस करते हैं, जबकि सोशलिस्ट थिंकर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन और वेलफेयर को प्रायोरिटी देते हैं। एग्जाम्पल। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर फार्मर्स की डिमांड्स को सुनकर डेमोक्रेटिक सिस्टम ने पॉलिसीज बनाई जो डेवलपमेंट के लिए यूजफुल रही। 2. ग्रोथ वर्सेस इक्विटी डिबेट। हाई ग्रोथ मॉडल। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन रिफॉर्म से जीडीपी ग्रोथ, आईटी सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। इक्विटी इश्यूज। लेकिन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर क्राइसिस और रीजनल इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज अभी भी बने रहे। करंट डिबेट। क्या फोकस होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग फॉर आम जनता? एग्जाम्पल। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी भी पीछे है। 3. डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड पॉलिसी चैलेंजेस। अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स पॉलिसीज को क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन या बड़े दम प्रोजेक्ट्स। पॉपुलिज्म वर्सेस डेवलपमेंट। नेतास इलेक्शन जीतने के लिए पॉपुलिस्ट स्कीम्स देते हैं, जैसे लोन वेवर्स, फ्रीबीज, जो फिस्कल बर्डन बढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। डिबेट ये भी है कि क्या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी से डेवलपमेंट फास्ट होता है या लोकल पार्टिसिपेशन ज्यादा सस्टेनेबल है। एग्जाम्पल। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट था जिसका इफेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर हुआ। एमजी नरेगा भी लोगों की डेमोक्रेटिक डिमांड से आया। 4. कंटेम्पररी इश्यूज एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। एनवायरनमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोलॉजिकल कंसर्न्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। डिजिटल और वेलफेयर स्कीम्स। आधार, यूपीआई और डीबीटी ने ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन बढ़ाया, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों को स्ट्रेंथन किया। ग्लोबल कंपैरिजन। चीन जैसे ऑथोरिटेरियन स्टेट्स फास्ट ग्रोथ अचीव करते हैं, लेकिन इंडिया जैसे डेमोक्रेसी स्लो पर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल। पोस्ट कोविड स्कीम्स जैसे फ्री रेशन ने दिखाया कि डेमोक्रेसी वेलफेयर को इंश्योर करती है, साथ हाई ग्रोथ को भी रिवाइव करने की कोशिश करती है। कंक्लूजन। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के बीच की डिबेट इंडिया के लिए एक को चैलेंज है। डेमोक्रेसी कभी कभी डिसीजन स्लो करती है, लेकिन इंक्लूसिवनेस और जस्टिस को इंश्योर करती है। अगर डेवलपमेंट बिना डेमोक्रेसी होगा तो एक्सक्लूजन होगा, और अगर डेमोक्रेसी बिना डेवलपमेंट होगा तो इंस्टेबिलिटी होगी। इंडिया का फ्यूचर इसी बैलेंस पर डिपेंड करेगा जहां ग्रोथ और इंक्लूजन दोनों साथ चलें। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।